हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का थर्ड लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम लोग उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि उस सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज करें कि ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, सपोज कीजिए कि हमारे सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, और अगर हम लोग कहें कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू Na, और ए के मोल्स की संख्या को अगर हम लोग Na मानते हैं, और उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को भी हम लोग क्या मानते हैं, Nb, यानी Na हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और Nb हो गया हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तब हम लोग कहेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन ए होगा, है ना, इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं और यहां पर एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर हो गया था, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स यहाँ Na प्लस Nb है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी देखें, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और यहाँ पर भी हमारा टोटल मोल्स जो है वो Na प्लस Nb है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर A के मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें तो ये हम लोगों का इक्वल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारे सॉल्यूशन के पास n कंपोनेंट्स होंगे। n कंपोनेंट्स का मतलब 4 कंपोनेंट भी हो सकता है, 5 कंपोनेंट भी हो सकता है। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में n कंपोनेंट्स है तो उन सब का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट्स है तो हम लोग कहेंगे chi1 प्लस chi2 प्लस chi3 प्लस chi4 प्लस chi5, और इन सब का सम कितना हो जाएगा, 1। और उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सपोज अ सॉल्यूशन हैज n कंपोनेंट्स, तो अगर हमारे सॉल्यूशन में n कंपोनेंट्स है तो उन सब कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग मैथमेटिक्स में, है ना, एक समेशन साइन से दिखा सकते हैं, जहां पर ये समेशन साइन है, ये काई है और ये सबस्क्रिप्ट आई है, और ये सबस्क्रिप्ट जो आई है, चूंकि हमारे पास n कंपोनेंट्स होगा इसीलिए इसका फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, और ये कहां तक रन करेगा, n तक। तो इसका मतलब होता है कि अब हम लोग यहाँ पर i के जगह एक बार 1 रखेंगे तो ये आएगा, फिर i के जगह एक बार 2 रखेंगे तो ये आएगा, और अब टू ऐसे ऐसे करके हम लोग, है ना, i के जगह कितने, है ना, रखेंगे n। तो इन सब का जो सम है वो हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे कि अगर हम लोग ये कहें कि सपोज कीजिए हमारे टोटल मोल्स की संख्या अगर 1 हो जाए, यानी अगर ये Na प्लस Nb टोटल जो मोल्स है अगर हमारा 1 हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो जाएगा तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को काफी आगे हेल्प करेगा। तो अगर कभी हमको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और उससे हम लोगों को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट को निकालना अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा, है ना, इफ हम लोग मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग 1 मान ले तो क्या होगा, तो अगर टोटल मोल्स को अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, ये मोल्स ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह अगर यहां पर भी 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये मोल्स ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये चीज हम लोग कब यूज करेंगे, तो जब मोल फ्रैक्शन, है ना, एक सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा और उससे हमको अगर मास परसेंटेज या मोलैरिटी या कुछ भी निकालना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जानबूझकर हम लोग टोटल मोल्स को 1 मान लेंगे। ठीक है, और उससे हम लोगों का जो मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा वही उस कंपोनेंट का मोल्स हो जाएगा।
तो इससे हम लोग आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 10 ग्राम NaOH जो कि यहाँ पर सॉल्यूट है इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। नहीं भी दिया जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो हम लोग मानेंगे कि वहां सॉल्वेंट वाटर है, अगर कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंपोनेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमको उस कंपोनेंट का मोल्स चाहिए और फिर उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोल्स कैसे निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मास को मोलर मास से अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है उसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। और वो निकलता कैसे है, तो हम लोग उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे और उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वही हमारा मोलर मास कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें मोलर मास ऑफ NaOH, तो अगर यहाँ पर हम लोग मोलर मास ऑफ NaOH देखें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा और इसका यूनिट जो मोलर मास का लिखना है वो 40 ग्राम पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोलर मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। और उसी तरह अगर हम लोग मोलर मास ऑफ अगर H2O निकालें तो कितना आएगा हम लोगों का, तो मोलर मास ऑफ H2O हम लोगों का आ जाएगा 2 + 16। यहाँ 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर 2 हो गए प्लस 16 और ये हमारा कितना हो जाएगा 18 ग्राम फिर उसी तरह पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूट का भी मोलर मास मिल गया और यहाँ पर सॉल्वेंट का भी हम लोगों को मोलर मास निकल गया। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर NaOH निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर NaOH का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH है 40, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.25, 1/4 हो गया 0.25। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमारे पास कितना है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि H2O का मास हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है और उसमें 10 ग्राम NaOH है। तो बताइए वाटर कितना ग्राम बचा, तो वाटर को हम लोग कहेंगे 100 - 10 कितना हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कहेंगे 100, टोटल मास था सॉल्यूशन का 10, सॉल्यूट का हो गया, तो ये हमारा सॉल्वेंट का मास हो गया जो कि यहाँ पर वाटर है और उसको डिवाइड करेंगे किससे 18 से। तो ये हम लोगों का यहाँ पर है ना 90 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 18, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या करेंगे मोल्स ऑफ NaOH और प्लस यहाँ पर मोल्स ऑफ क्या H2O। ठीक है, और अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पर 0.25 है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम लोगों का अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर 0.25 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 0.25 डिवाइडेड बाई 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमारा क्या हो गया
1 डिवाइडेड बाई 21। और अगर इसी तरह से अगर हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O पूछा जाता तो हम सीधा 1 में मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको है ना घटा देते। तो ये हम लोगों का जो आ जाता है, ये हम लोगों का 20 डिवाइडेड बाई 21 आ जाता है। ठीक है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हमारा 20 डिवाइडेड बाई 21 होता है, जबकि है ना NaOH का मोल फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाई 21 होता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू X%। यहाँ पर सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया गया है और हम लोगों को है ना सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोल फ्रैक्शन तभी निकाल सकते हैं जब हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स पता हो, और मोल्स हम लोग तब निकालते हैं जब हम लोगों को मास और मोलर मास पता हो। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास यहाँ पर हम लोगों को पहले पता करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है X%, और हम लोग जानते हैं मास परसेंटेज का मतलब होता है कि टोटल मास अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा तो सॉल्यूट का मास उसमें हम लोगों का X ग्राम होगा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग 100 ग्राम मानते हैं तो हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोगों का, मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों का क्या हो गया, X ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास परसेंटेज सॉल्यूट का दिया हुआ है X%, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में X ग्राम हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल मास सॉल्यूशन का पता है और उसमें से हम लोग सॉल्यूट के मास को है ना घटा देते हैं। तो 100 माइनस X ग्राम। तो अब हम लोगों को यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता चल चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को उसका मोलर मास भी दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, जो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तो मास ऑफ सॉल्यूट है X और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है स्मॉल m। तो ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है हम लोग का डेनोमिनेटर में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पर X बाई है ना स्मॉल m हो गया, क्योंकि ये मास है और ये मोलर मास हो गया सॉल्यूट का। और यहाँ पर अब हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 माइनस X, और उसको डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मोलर मास। तो ये हम लोगों का टोटल मोल्स निकल चुका है, और ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, और इसीलिए ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मोलैरिटी कहते हैं, और मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ने मोलैरिटी को डिफाइन किया है, मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स सॉल्यूट का जो है प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहते हैं। पर हम लोग जानते हैं कि जो लीटर होता है वो थोड़ा बड़ा यूनिट है सॉल्यूशन के लिए, और नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन ml में बनाते हैं, मिलीलीटर्स में बनाते हैं। और यही कारण है कि अगर हम लोग है ना इस न्यूमरेटर में भी अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और डेनोमिनेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे कोई हम लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि यहाँ पर लीटर में है, अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है। इसीलिए अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि
लीटर में है यहाँ पर, अगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो जाएगा। और उसी तरह अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, अगर हम उसको 1000 से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब हम लोग मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएगा, और उसी तरह जब हम लोग लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिली लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मिली मोल्स होता है, नंबर ऑफ जो मिली मोल्स होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कि वॉल्यूम, अगर हम लोगों को देखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग ml में निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो लीटर में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में रहेगा है ना, उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से अगर मल्टीप्लाई करें, अगर वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा तब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे मिलेगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोगों को वो मिलेगा यहाँ पर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है और अगर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो अगर हम उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मिल जाएगा, सॉल्यूट। और उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मोलैरिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में रहेगा, ml में, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, पर ये वॉल्यूम हम लोगों को किस में रखना होगा, ml में रखना होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को यहाँ पर समझना है कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, और अगर हमको नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो हमको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, पर वो वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोगों का मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी जो है इज एन क्या होता है हम लोगों का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं तो ये वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, 2 लीटर है। ठीक है, यहाँ पर है ना वॉल्यूम 2 लीटर है, और यहाँ पर हम लोगों को 2 मोल्स जो है वो यहाँ पर 2 मोल्स सॉल्यूट यहाँ पर लिया गया। ठीक है, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है और उसमें हम लोगों का 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर कोई हमसे कहता है कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी क्या होता है, हमारे पास कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 2, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर्स, तो ये हम लोगों का कितना मोलैरिटी हो जाएगा, 1 मोल। इसका मतलब हुआ कि 2 मोल सॉल्यूट अगर 2 लीटर में मौजूद है तो हमारा मोलैरिटी क्या हो गया, 1 मोलर। अगर इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि यहाँ से अगर हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, जिसका वॉल्यूम हमारा अभी कितना है यहाँ पर, 1 लीटर। ठीक है, तो अगर हमारा वॉल्यूम 1 लीटर है तो 2 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट था, तो 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट हमारा रहेगा, 1 मोल। तो अगर हम लोग यहाँ पर है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और इस केस में अगर हम लोग मोलैरिटी निकालें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है और वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो कितना निकलेगा, 1 मोलर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका अगर हमको मोलैरिटी पता है, तो अगर उसमें से हम कितना भी वॉल्यूम विड्रॉ करेंगे, इस सॉल्यूशन का भी मोलैरिटी जो है वो वही होगा जो ये हमारा पुराना वाला सॉल्यूशन का था। यानी अगर किसी दो सॉल्यूशन का मोलैरिटी अगर सेम है, मोलैरिटी इसका भी 1 मोलर है और इसका भी 1 मोलर है, पर इसमें कितने मोल सॉल्यूट है? 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इसमें कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है? यहां पर हमारा 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी अगर किसी दो सॉल्यूशन का मोलैरिटी सेम है, अगर किसी दो सॉल्यूशन का मोलैरिटी सेम है, इट डजंट मीन कि उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल होगा तो उसका मोलैरिटी 1 मोलर हो गया, और उसी तरह अगर हम लोग 1 लीटर लेंगे तो 1 मोल आएगा, तो उसका भी मोलैरिटी हमारा 1 मोलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सॉल्यूशन का मोलैरिटी सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ ये समझना चाहिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रेशियो इन दोनों के लिए सेम है, पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अलग हो सकता है और उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अलग हो सकता है। यानी किसी दो सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी सेम है तो हम लोग, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग समझे कि उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम होगा या दोनों का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। उसी तरह अगर हम लोग कहेंगे कि है ना 1 डेसीमोलर, तो 1 डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? तो 1 डेसीमोलर का मतलब होता है हम लोगों का 0.1 मोलर, है ना। 0.1 मोलर को ही याद कीजिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 मोलर, है ना। तो कभी अगर ऐसा लिखा जाए कि किसी सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 1 डेसीमोलर है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि उसका मोलैरिटी 0.1 मोलर है, या फिर 1/10 हम लोग मोलर ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसी तरह किसी सॉल्यूशन को अगर सेंटीमोलर बोला जाए, मोलर अगर बोला जाए, तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 मोलर। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100 मोलर। ठीक है, तो डेसीमोलर का मतलब होता है 0.1 मोलर, और सेंटीमोलर का मतलब जो होता है वो 1/100 यानी 0.01 मोलर होता है। और अगर सिर्फ सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है कि ये मोलर सॉल्यूशन है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलर सॉल्यूशन है तो हम लोग समझेंगे कि उसका जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है। तो यहां पर हम लोग 3 तरीके से बात करेंगे। मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर, डेसी मोलर सॉल्यूशन अगर बोला जाए, डेसी मोलर सॉल्यूशन अगर लिखा जाए, डेसी मोलर सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे? 0.1 मोलर। और अगर हम लोगों को यहां सेंटीमोलर अगर बोला जाए, सेंटीमोलर सॉल्यूशन अगर लिखा जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेंटीमोलर सॉल्यूशन में 0.01 मोलर। अब हम लोग मोलैरिटी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कहा जा रहा है कि 10 ग्राम NaOH जो है वो 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए लीटर में। तो यहां पर हम लोगों को मास दिया गया है सॉल्यूट का, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। तो अगर हम लोग यहां पर देखें मोलर मास ऑफ NaOH, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम का 23 होता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो हम लोगों को NaOH का मोलर मास पता चल गया है और इसका मास दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा हम लोगों का? तो मोल्स कैसे निकलता है? हम लोगों को मास को डिवाइड करना होता है मोलर मास से। तो यहाँ पर मास है 10 ग्राम
और मोलर मास है 40, तो ये हम लोगों का हो गया 1/4 यानी कि 0.25 मोल। तो NaOH जो कि यहाँ पर सॉल्यूट है उसके मोल्स की संख्या हमको मिल गई है 0.25। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी होता है हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर वॉल्यूम 500 ml लिया गया। तो हम लोग को 500 को पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में चेंज हो जाए, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.25 इंटू 2 आ जाएगा और ये हमारा 0.5 मोलर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोगों का इस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है ये 0.5 मोल है। ठीक है, अगर अब हम लोगों से पूछा जाए कि इस अगर 500 ml में से अगर हम लोग 100 ml निकाल ले तो उस 100 ml सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना होगा। तो उस 100 ml सॉल्यूशन का भी मोलैरिटी 0.5 मोलर ही होगा, या फिर जो बचे हुए 400 ml सॉल्यूशन है उसका भी मोलैरिटी हमारा क्या होगा 0.5 मोलर होगा। यानी जब हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं फिर उसमें से हम अगर कुछ भी वॉल्यूम विड्रॉ करेंगे तो उसका मोलैरिटी वही होगा जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन का होगा, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलैरिटी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम लोग कितने वॉल्यूम से मोलैरिटी देख रहे हैं। अगर 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में, तो अगर हम इसको हाफ कर दें 250 ml सॉल्यूशन, तो उसमें इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 250 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट रहेगा, और उससे भी जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो वो मोलैरिटी हमारा 0.5 मोलर ही आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट करने का क्या सेंस होता है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि हमने अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, और नॉर्मली हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी कहा जाए कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा सॉल्वेंट यानी कि वाटर को ऐड किया जा रहा है। लेकिन जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूशन में हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, सॉल्यूट को ऐड नहीं करते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें कि इस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी था वो M1 था और इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने यहाँ पर डाइल्यूट किया है ना, डाइल्यूट, तो अगर हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं इसका मतलब है हम लोग इसमें और ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या इसका वॉल्यूम V1 ही होगा कि इसका वॉल्यूम अब चेंज हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर है ना सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो अब ये जो वॉल्यूम V1 है वो अब चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर जो नया वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, V2 लिखते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो मोलैरिटी होता है वो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी अगर ये N कांस्टेंट है और अगर हम लोग वॉल्यूम V को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में V है और V को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये मोलैरिटी जो है वो क्या होगा, हमारा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा कांस्टेंट है। यानी जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो दो बात होगा, एक जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो हमारा घटेगा, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो अब हम लोग कहेंगे कि इस नए सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो हमारा क्या हो गया, M2 हो गया। यानी जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो M चेंज हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा, लेकिन N
मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग यहां पर कहें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट n कैसे निकलेगा, तो अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा n। तो अगर हम लोग कहें कि इस है ना सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे m1 इंटू v1, ये हुआ हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, तो फिर यहां मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया हमारा m2v2। ठीक है, यानी हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट m1v1 था, जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2v2 था। लेकिन ये दोनों तो हमारा इक्वल है, क्योंकि जब हम लोग यहां से यहां आ रहे हैं तो सिर्फ हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल्स की संख्या जो पहले थी हमारे पास वही अभी भी हमारा सॉल्यूट के मोल्स का संख्या होगा। यानी जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, यानी ऑन डाइल्यूशन अगर हम लोग यहां पर लिखे, ऑन डाइल्यूशन हम लोग हमेशा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, m1v1 बराबर क्या, m2v2। यहां पर हम लोगों को समझना यह है कि मोलैरिटी जो है उसका तो यूनिट फिक्स है हम लोगों का मोल पर लीटर। तो अगर हम लोग यहां वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो यहां भी वॉल्यूम हमको लीटर में लेना पड़ेगा। अगर यहां वॉल्यूम हम लोग ml में लेंगे तो यहां भी वॉल्यूम हम लोगों को ml में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन ऐसा है कि है ना 40 ml of 0.1 molar solution is diluted to 100 ml. Find molarity of new सॉल्यूशन। यानी यहां पर क्या हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पहले कोई एक सॉल्यूशन था जिसका हमारे पास 40 ml था और उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.1 मोलर था, और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया, यानी उसमें हम लोग ने वाटर ऐड किया। और कितना वाटर की ऐड किया, 60 ml, ताकि अब जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो 100 ml हो गया। तो डाइल्यूटेड टू का मतलब होता है ये फाइनल वॉल्यूम। अगर यहाँ डाइल्यूटेड बाई होता तो इसका मतलब है 100 ml और डाला गया है। तो चूंकि यहाँ लिखा जा रहा है डाइल्यूटेड टू, इसका मतलब है कि पहले 40 ml था और अब फाइनल वॉल्यूम हमारा 100 ml है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ एक सॉल्यूशन को सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करने से हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे तो कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो इसकी सहायता से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले हमारा सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.1 था और पहले वॉल्यूम कितना था, 40 ml। ठीक है, तो अब नया मोलैरिटी हमको पता लगाना है, तो उसको हम लोग m2 मान लेते हैं और नया वॉल्यूम हमारा 100 हो गया। तो ये भी ml में था और ये भी हमारा ml में ही रहा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोगों का जो m2 आएगा, है ना, जो नया मोलैरिटी आएगा वो यहां पर हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 100, यानी हो जाएगा 0.04 मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया मोलैरिटी है वो अब हम लोगों का घट गया है। ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी हम लोगों का क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी हम लोगों का घट जाएगा। अब यहाँ हम लोग सेकंड केस देखेंगे कि जब हम लोग दो जो सॉल्यूशंस है उसको ऐड कर रहे हैं, पर वो सॉल्यूशंस ऐसा होना चाहिए कि उनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर मान लिया जाए फर्स्ट जो है वो अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो सेकंड भी एसिड का सॉल्यूशन है, यानी हम लोग जब उन सॉल्यूशंस को ऐड करें तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग
दो है ना सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग फाइनल जो मोलैरिटी है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ये एक सॉल्यूशन है ना, जिसका हम लोगों का जो मोलैरिटी है वो M1 है और इसका वॉल्यूम क्या है V1 है। फिर हमारे पास एक और जो है वो सॉल्यूशन है ना, एक तरह से हम लोग समझे कि जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों सेम है, लेकिन यहां पर जब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका जो मोलैरिटी है वो M2 है ना, और वॉल्यूम हमारा V2। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी अब हमारे पास एक नया कंटेनर था और उस नए कंटेनर में हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को यहां पर डाल दिया है। तो जब हम लोगों का एक नया सॉल्यूशन बनेगा तो इस केस में हम लोगों का यहां पर जो वॉल्यूम है वो तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि इस कंटेनर में है ना वॉल्यूम V1 था, इस कंटेनर में वॉल्यूम V2 था। तो यहां पर जब हमारा आएगा तो दोनों लिक्विड का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो यहां पर वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया। और अब जो यहां पर जो हम लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है उसका मोलैरिटी क्या है ये अभी हम लोगों को नहीं पता है, तो उसका मोलैरिटी हम लोगों को है ना नहीं पता है, तो हम लोग उसको M मान लेते हैं। अब यही हम लोगों को जो यहाँ पर M दिख रहा है ये इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सॉल्यूट का संख्या होगा और इसमें जो सॉल्यूट का संख्या होगा वही सॉल्यूट उतना ही सॉल्यूट इसमें भी आएगा, क्योंकि इसमें और कहीं एक्स्ट्रा से तो सॉल्यूट हम लोगों को डाला नहीं जा रहा है। तो अगर हमको इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है तो हम लोगों को इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है मोल्स है वो निकालना होगा, और फिर उसको टोटल वॉल्यूम से हम लोगों को है ना क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा सॉल्यूट के मोल्स की संख्या कितनी होगी M1 V1। इसमें सॉल्यूट के मोल्स की संख्या है M1 V1 और इसमें सॉल्यूट के मोल्स की संख्या क्या होगा M2 V2, क्योंकि जब हम लोग मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलता है। अगर ये वॉल्यूम लीटर में रहा, अगर ये वॉल्यूम ml में रहेगा तो हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1 V1 है, यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M2 V2 है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मोलैरिटी M है और वॉल्यूम है V1 प्लस V2, ठीक है। पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो भी सॉल्यूट आ रहा है वो तो इन्हीं दोनों सॉल्यूशन से आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें सॉल्यूट के मोल्स की संख्या M1 V1 है और इसमें M2 V2 है तो टोटल सॉल्यूट का जो मोल्स हम लोग को मिला वो M1 V1 प्लस M2 V2 मिला, और यहाँ पर जो हमको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है वो M इंटू V1 प्लस V2 मिल रहा है। यानी एक्चुअल में ये दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो एक्स्ट्रा और कहीं से डाल नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो M1 V1 प्लस M2 V2 और ये बराबर हो जाएगा M V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहां से हम लोग मोलैरिटी M निकाल सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग V1 प्लस V2। तो ये हम लोगों का मोलैरिटी का एक फॉर्मूला मिल गया। ये हम लोग कब फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम लोग दो सॉल्यूशन को ऐड करेंगे और वो सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक एसिड होगा और एक बेस होगा, तब तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं जिनका नेचर क्या है सेम है। इसका मतलब है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल जो मोलैरिटी होगा वो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक और अगर बात कहा जाए कि यहाँ पर अब हम लोग कुछ है ना वाटर भी ऐड कर दिए, बताइए अगर हम लोग यहाँ पर कुछ वाटर भी ऐड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा अब चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ है ना वाटर भी ऐड कर दिए
तो अब यहां पर हम लोगों का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, अब यहां पर जो वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 प्लस VW, ये वो वॉल्यूम है वाटर का जो हम लोगों ने यहां पर डाला है, ठीक है। और अगर अब हम लोग इस सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी को अगर हम लोग कुछ m0 मान ले, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां फिर से m0 इंटू V1 प्लस V2 प्लस VW, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हम लोगों का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ही बराबर होगा। इसका मतलब है कि M1 V1 प्लस M2 V2 ये तो इसमें मौजूद मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग सॉल्यूट जो है इन्हीं दोनों सॉल्यूशन से इसमें आ रहा है। लेकिन अब वॉल्यूम क्या हो गया है, अब वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस VW हो गया है। और यही कारण है कि हम लोग मोलैरिटी जो है ऐसा भी समझ सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो M1 प्लस, है ना, M1 क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2, और नीचे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सिर्फ फाइनल वॉल्यूम। इससे फायदा हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर हम लोग सिर्फ इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर यहां पर आए हैं तो यहां पर सॉल्यूट के मोल्स की संख्या है M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये यहां पर आ गया, और यहां पर फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। पर इसमें अगर हम कुछ सॉल्वेंट भी ऐड किए हैं तो क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहा M1 V1 प्लस M2 V2, पर अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों का हो गया V1 प्लस V2 प्लस VW, उसी को हम लोग यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दो सॉल्यूशन को यहाँ पर मिला रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा M1 V1 प्लस M2 V2 मिलेगा, और अब अगर वॉल्यूम हम लोग सिर्फ ऐड किए हैं तो V1 प्लस V2 लिख देंगे, और अगर हम लोग उसमें वाटर भी डाल दिए तो यहाँ पर लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस VW, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग इस नए सॉल्यूशन का या फिर इस नए सॉल्यूशन का हम लोग मोलैरिटी जो है वो निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 ml of 0.1 molar solution is mixed with 60 ml of 0.2 molar solution, और हम लोग मानेंगे कि दोनों का नेचर क्या था, सेम। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी यहां पर क्या किया जा रहा है, दो ऐसे सॉल्यूशंस को जिनका नेचर सेम है उनको आपस में मिक्स किया जा रहा है, और हम लोगों को जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है उसका मोलैरिटी निकालना है। तो जब भी हम लोग किसी दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होगा कि जो मोलैरिटी M होगा वो M1 V1 प्लस M2 V2 और डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर हम लोगों का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली V1 प्लस V2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मोलैरिटी 0.1 था और वॉल्यूम था 40 ml, तो यहाँ पर हम लोग 0.1 इंटू 40 लिखेंगे, और फिर प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा 60 ml है ना, तो 0.2 को हम लोग यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का टोटल वॉल्यूम। तो 40 ml इस सॉल्यूशन का था और 60 ml इस सॉल्यूशन का था, तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो ये हम लोगों का 100 ml होगा। ध्यान देना है, अगर वॉल्यूम ऊपर में हम लोग ml लिए हैं तो नीचे में भी हम लोग को ml ही लेना पड़ेगा ताकि ये यूनिट कट जाए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हम लोगों का 4 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.16। तो हम लोगों का जो नया सॉल्यूशन बना उसका जो मोलैरिटी हुआ वो हम लोगों का 0.16 मोलर आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% W by V NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट जो है वो हमारा NaOH है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर। तो 10% W by V का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो 10 ग्राम है। यानी हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ
जो सॉल्यूशन है वो हम लोग 100 ml मान सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा 100 ml होगा तो हमारा मास ऑफ, है ना, सॉल्यूट यानी जो हमारा यहाँ पर NaOH है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम लोगों का 10 ग्राम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं NaOH का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो कि NaOH है, तो ये तो 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो हम लोगों को सॉल्यूट का मास भी पता है और सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, तो हम लोग यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। और मोल्स ऑफ अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट जो कि हमारा यहाँ पर क्या है NaOH है, तो मोल्स कैसे निकलता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये हमारा 1/4 है ना, यानी 0.25 ये हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो अब हम लोगों का मोलैरिटी कैसे निकलेगा, तो हम लोगों का जो मोलैरिटी होगा, तो मोलैरिटी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 0.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है और लीटर में उसको अगर हम लोग अगर बदलना चाहते हैं तो उसको हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हम लोगों का 2.5 मोलर आ जाएगा। यानी जो ये हमारा NaOH का जो सॉल्यूशन है 10% W/V, उसका हम लोगों का मोलैरिटी 2.5 मोलर हो जाएगा।